हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बार बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बीए पार्ट वन के जो हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम में। तो हम लोग उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको पढ़ के भी आप अच्छे खासे मार्क्स है जो ऑब्टेन कर सकते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पे जो आपको पैटर्न वाइज यहाँ पे दिया गया है, इस टाइप से आप लोग यदि एग्जाम्स में लिखते हो तो आपको जो नंबर मिलने के जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा मार्क मिलेगा इस पैटर्न से आपको लिखने पे। और यदि आप चाहते हो कि आप जल्दी से जल्दी आपने यदि पूरे साल जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है, बिकॉज टाइम बहुत जो है वो कम मिला था आप लोगों को, क्योंकि कोरोना के कारण जो है एडमिशन वगैरह सारे के सारे जो जो काम है वो सारे के सारे वो लेट आए थे। तो आप लोग जो आप पढ़ना चाहते हो सिलेबस, तो जो हमने क्लासेस बना रखे हैं एंड एक प्लेलिस्ट है हमारा, तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप इसको ढूंढ सकते हो। एंड यहाँ पे देखोगे आप जो है टॉपिक वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगे। एंड जो लोग का सब्सिडरी है वो या ऑनर्स वाले ही हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यदि आप चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशंस वगैरह जल्दी मिले तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, उस पर भी जुड़ सकते हो हमारे साथ। एंड इसका जो है लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी है वो भी मिल जाएगा, बट आप लोग खुद से भी जाकर ढूंढ सकते हो हमारे चैनल पे। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और भी नई नई वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी वो आपको मिलती रहे। इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो हमारा वो है डिस्कस द लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो हिंदी में बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए जो साहित्यिक स्रोत है उसकी चर्चा करना है, यानी उस पर विवरण देना है हम लोगों को। तो प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं, इसके बारे में जो हमारा जो दो पार्ट में इसको बांटा गया है, एक होता है हमारा साहित्यिक एंड दूसरा जो होता है हमारा पुरातात्विक। तो इसमें हम लोग को पुरातात्विक के बारे में बात नहीं करना है, तो बात करना है हम लोग को साहित्यिक के बारे में, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड जो साहित्यिक स्रोत है उसको भी दो भागों में विभाजित किया है, एक होता है धार्मिक एंड एक होता है जिससे कि आपको धर्म से रिलेटेड कोई ना हो। यानी कि जो विदेशी या और भी जो राइटर्स थे उन्होंने जो अपने बुक्स में क्या लिखा था एंड उससे जो हम लोग को पता चलता है वो हो गया हमारा सेकंड नंबर टाइप वाला में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं धार्मिक साहित्य में क्या क्या आते हैं। तो धार्मिक साहित्य में आ जाएंगे मेनली जो हमारा जो रिलीजियस जो लिटरेचर है या धार्मिक साहित्य है वही सब, जैसे कि यहाँ पे वेद हो गया, वेदांग हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। तो इन सब के बारे में आपको बस थोड़ा थोड़ा सा याद कर लेना है, यदि आप याद कर सकते हो तो। यदि आप अपने से एक्सप्लेन कर सकते हो तो सही है, बट यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लो, जैसे कि सिंपली आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको इसमें जो कुछ वर्ड्स होंगे वो अब तो थोड़ा पुराने वर्ड्स होंगे, यानी संस्कृत या और भी कोई भाषाएं हैं उससे रिलेटेड, तो थोड़ा वो शब्द जो है वो याद करने में थोड़े प्रॉब्लम हो गए, आप भूल जाओगे। तो इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं उसको आप याद कर सकते हो। जैसे वेद वेद की बात करें तो वेद में जो वेद की संख्या 4 होती है। तो आप जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखोगे उतना ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे वेद के बारे में यहाँ पे लिख देना है ताकि आपका जो आप है जो लिख रहे हो उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाए। तो इसकी संख्या वो 4 होती है, मतलब 4 वेद होते हैं यहाँ पे। तो कौन कौन से हैं, तो वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। अब इन इन वेदों के बारे में से यदि आप कुछ और भी डिटेल जानकारी रखते हो तो आप उसके बारे में भी इसमें एक्सप्लेन करके आप लोग कॉपी में लिख सकते हो। फिर जो है हमारा वेदांग आ गया। एंड इसमें जो है वेद जो होते हैं सारे हमारे, उस वेद को जो सरल ढंग में समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है उसी के लिए वेदांग बनाया गया था। एंड ये भी जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। वेद कितने थे हमारे, 4 थे। एंड जो वेदांग है हमारे वो 6 हैं, जिसमें क्या आता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। मतलब इतने टाइप के जो हमारे वेदांग होते हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ग्रंथ जो है हमारा, इसमें वेदों की गद्य रूप में जो सरल व्याख्या की गई है एंड इसी को जो है ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से को जाना जाता है। फिर आगे देखें तो आगे में है हमारा आरण्यक है या उपनिषद है। तो आरण्यक यहाँ पे देखिए सिंपली आपको छोटे से पार्ट में यहाँ पे लिखा गया था कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो इसकी जो है रचना है वो बताया गया है कि जो जंगलों में किया गया था। एंड ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, वो इस जो ब्राह्मण ग्रंथ का जो ये लास्ट पार्ट है जिसको आरण्यक बोला गया है। फिर हमारा उपनिषद के बारे में दिया गया है। तो उपनिषद जो है उसकी कुल संख्या 108 है। इसी को जो है वो वेदांत भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखे जाएंगे तो यहाँ पे 4 पार्ट्स में 4 कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, जिसमें कि इसमें इस कुल संख्या के बारे में बताया गया है, जिसमें कि टोटल 108 उपनिषद हैं। एंड जो हमारे जो सभी पार्ट्स में, या तो हमारा राष्ट्रीय आदर्श जिसे बोलते हैं, जो सत्यमेव जयते हम लोग बोलते हैं, वो सत्यमेव, सॉरी थोड़ा कॉम्बाइन हो गया, ये अलग अलग है दोनों। सत्यमेव जयते है जो मुंडकोपनिषद है उससे लिया गया है, यानी इसी का एक पार्ट है, इसको मुंडकोपनिषद बोला जाता है। तो उसी से लिया गया हमारा सत्यमेव जयते। ये आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है, मे बी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है।
एंड इसी तरह से जो हमारा वो दिया गया महाकाव्य के बारे में, मतलब कि अलग बांटा गया इसको। महाकाव्य में क्या 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 आता है, तो रामायण, महाभारत और श्री भगवत गीता, ये सब जो आ गए हमारे महाकाव्य में आ गए हैं। जो हमारा जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य किसको बोला जाता है, तो बोला जाता है महाभारत को। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि रामायण एक कहानी की जैसा है, बट ये जो कहानी है, बट इसको जो है श्लोक यानी कि पोएम टाइप में करके यानी श्लोकों में लिखा गया है। एंड इसमें जो है वो टोटल 24,000 श्लोक हैं। एंड इसमें जो है जो भारत की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक स्थितियों की जानकारी हम लोग को मिलती है। एंड भगवान राम के, माँ सीता के बारे में हम लोग, यानी कि इसमें बहुत सारे जो धार्मिक जो हमारे जो कहानियां हैं या रियलिटी ही है, जिसको कि हम लोग कहानी के रूप में पढ़ते हैं एंड उसको फॉलो करते हैं। तो हमारे रामायण रामायण के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। एंड फिर हमारा महाभारत, तो महाभारत में जो है, तो रामायण की बात पहले कर ले, तो इसको जो लिखा था वो लिखा था वाल्मीकि ने। इसको आप एक बहुत सारे लोग जो वाल्मीकि एंड जो महाभारत लिखे थे वो महर्षि वेद व्यास थे, उन्होंने लिखा था। तो हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक जो पढ़ सकते हैं जो कि भूल न जाए, मतलब कि इनके राइटर्स के बीच में कंफ्यूज ना हो। तो रामायण, राम जी क्या चलाते थे, बाण। तो रामायण वाल्मीकि एंड महाभारत थे, वो तो आप सिंपली याद कर ही लोगे, वेद व्यास, जो महर्षि वेद व्यास हैं उन्होंने लिखा था। या आप यहाँ से नोटिस कर सकते हो महा को किसने लिखा था, लेकिन ये भी सेम ही हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास। एंड इसमें जो है जो श्लोकों की कुल संख्या है वो है 8800, यानी 8,800 श्लोक है इसमें। एंड जो अभी वर्तमान की बात करें तो इसमें जो है 1 लाख से ज्यादा जो इसमें श्लोक हैं। यानी कि पहले मात्र इतना ही थी, बट धीरे धीरे जो हम लोग को मिला उसके बारे में और जानकारी, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसमें जो है ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास जो है वो श्लोक पाए गए हैं। इसलिए जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। एंड इसमें जो है 18 पर्व के बारे में बताया गया है। फिर हमारा आता है श्रीमद् भगवत गीता। एंड ये किसके बारे में लिखा हुआ है वो आप सभी को पता होगा। जो महाभारत चल रहा था उसमें जो श्री कृष्ण जो है, जो अर्जुन को अपने लाइफ्स के बारे में, उनको जो शिक्षा प्रदान करते हैं उसके बारे में जो है श्रीमद् भगवत गीता है वो लिखा गया था, यानी उन्हीं से रिलेटेड है। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें आपके जो जिंदगी है आपकी, उसमें सारे कष्ट जो है उसकी समाधान आपको वहां पे मिलेगा श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। तो आप लोगों ने किसी ने पढ़ा हो तो कमेंट करके जरूर बताना किसने, आप लोगों में से किसने जो है भगवत गीता पढ़ा है। एंड मैं भी काफी इंटरेस्टेड हूँ पढ़ने में, बट पहले सेटल हो जाऊं खुद, उसके बाद से जो पढ़ूंगा जरूर कभी जब मैं फ्री रहूंगा तो। फिर हम लोगों को पढ़ना है इसके बारे में, पुराण के बारे में। पुराण के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको कि आपको वीडियो को पॉज करना है एंड इसको अच्छे से पढ़ना है। बट एक पॉइंट जो आपको याद करना है, जो कि मैं बता देता हूँ, जो पुराण में सबसे जो सर्वाधिक यानी सबसे पुराना जो प्राचीन यानी इसको आप बोल सकते हैं एंड प्रमाणिक जो है वो है मत्स्य पुराण, यानी इसको आपको याद करना है। मे बी ऑब्जेक्टिव में आपको जो है पूछा जा सकता है। एंड ये भी पूछा गया कि विष्णु पुराण से हम लोग किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश के बारे में मिलती है। एंड जो वायु पुराण है उससे है जो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, विष्णु, मौर्य एंड वायु जो है गुप्त। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जो विष्णु जी होते हैं इनके हमेशा जो उनका जो मुकुट होता है उसमें जो है मोर का पंख रहता है, जो मोर का पंख रहता है, सॉरी। तो उसी तरह से आप याद कर सकते हो विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में है। फिर हमारा बौद्धिक साहित्य आता है जिसमें कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे जातक, त्रिपिटक, मिलिंद पनाहो, महावंश, चूल वंश, इसके बारे में बताया गया। यानी कि ये जो तीन है इनके जो काफी प्रसिद्ध जो लिटरेचर वाले बुक हैं। तो इसके बारे में हम लोग ने जो इसके जो जो बुद्धिज्म टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है, मतलब हमारे जो क्लासेस है उसमें उसमें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है इनके बारे में। तो आप लोग वहाँ से लेक्चर को देख सकते हैं, उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। फिर आता है हमारा कुछ संस्कृत जो ग्रंथ हैं, हम लोगों ने अभी देखा बौद्ध साहित्य के बारे में, संस्कृत ग्रंथ के बारे में हम लोगों ने देखना है हम लोग को। फिर ललित विस्तार, दिव्य वादन, ये कुछ जो है संस्कृत ग्रंथ हैं जिनके बारे में, जिससे हम लोग को जो इंडिया के जो पुरानी जो एंशियंट इंडिया है उसके हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर जैन साहित्य के बारे में। तो जैन सूत्र के जो इम्पोर्टेंट जो लिटरेचर्स थे वो थे चाणक्य सूत्र एंड जो है भगवती सूत्र। एंड इसमें जो है महाजनपद के बारे में जो है विवरण दिया गया है। तो ये हो गया था हमारा जो जो रिलीजियस लिटरेचर या धार्मिक साहित्य बोल देते थे उनके बारे में। एंड फिर जो हमारा धर्मोत्तर साहित्य, यानी कि जिसने कि नॉन रिलीजियस लिटरेचर बोल सकते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब इससे कोई धर्म का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इससे धर्म से संबंधित ये नहीं है। इसमें हो गया संगम साहित्य, मनु स्मृति, नारद स्मृति या अर्थशास्त्र। ये जो है कुछ राइटर्स होते थे, जो लेखक होते उस टाइम के, उनके द्वारा ये लिखा जाता था। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कुछ जो जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं उनको किसने लिखा था,
तो आपको ये एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प करेगा। जैसे कि यहाँ पे मुद्रा राक्षस हो गया, ये लिखा गया था किनके द्वारा, तो विशाखा दत्त के द्वारा। एंड फिर हमारा अर्थशास्त्र है, ये किनके द्वारा लिखा गया, तो आचार्य चाणक्य, जिनको कि विष्णुगुप्त कहा जाता था, या आप उनको कौटिल्य भी बोल सकते हो। एंड बात करें मनुस्मृति की, तो इसमें जो है मतलब कि बहुत सारे विवाह के प्रकारों के बारे में बताया गया है, जिसमें कि जैसे कि गंधर्व विवाह, ये अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह जो होते हैं उनके बारे में बताया गया था। वीडियो को पॉज करके आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, फिर से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। जो संगम साहित्य, इसमें जो है वो कविताओं वगैरह के बारे में दिया गया है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 30,000 पंक्तियां हैं कविताओं के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। फिर देखते हैं यहाँ पे कुछ और बुक्स दिया गया है, जैसे कि जो मालवीय अग्निमित्रम है, एक किन्होंने लिखा था, तो कालिदास ने लिखा था। एंड इसके बारे में इसमें हमसे क्या जानकारी मिलता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर हमारा हर्ष चरित्र जो लिखा था वो लिखे थे भानुभट्ट ने। तो आपको ये भी याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में। एंड उसी तरफ से कुछ और बुक्स हैं, जैसे कि स्वप्न जो स्वदत्त है, फिर हमारा राजतरंगिणी है, जो मृच्छकट्टिकम है, फिर विक्राम देवचरित्र है। तो ये से कुछ बुक्स थे जिनको आपको अच्छे से याद रखना है इनके बारे में। एंड जो हमारा जो नॉन रिलीजियस जो लिटरेचर, उसी में यानी कि धर्मोत्तर साहित्य जो है, उसी में जो हमारा आता है, जो कुछ जो विदेशी लेखक थे उनके द्वारा, यानी कि ये सारे के सारे बुक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, या साहित्य के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो तो हमारे इंडियन थे। एंड ये जो कुछ जो विदेशी जो जो लोग थे जिन्होंने की बुक्स लिखा था, उसमें जो है हमारे जो इंडिया के बारे में वर्णन किया था, तो उनके बारे में ये है। तो हेरोडोटस थे, मेगास्थनीज, जो डाइमेकस एंड डाइनोसियस, प्लिनी एंड फाइयान, ये कुछ इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हो गया हमारे हेरोडोटस। एंड इनको जो है इतिहास का पिता ही बोला जाता है। तो हेरोडोटस हो गया हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर हमारे हो गए मेगास्थनीज, ये किनके समय में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, उनके दरबार में आए थे। एंड ये कहाँ से आए थे, तो जो सिकंदर थे, जो सिकंदर के जो एक जिन्होंने जो इंडिया पे अपना एक जो अधिकारी छोड़ के गया था, उनका नाम जो कि था सेल्यूकस निकेटर, उन्हीं के राजदूत थे जो मेगास्थनीज थे वो। तो एंड जो फाहियान थे, एक चीनी यात्री थे जो कि कब आए थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको बोल सकते हो आप, वो उन्हीं के समय में आए थे। अब हमारे क्लासेस प्लीज आप जाके देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड इसी तरह जो है कुछ पार्ट्स हो गए जो मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको उसका अच्छे से वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ना है एंड मेरी बातों को सुनना है। आप लोग रिवीजन के लिए दोबारा भी देख सकते हो, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद हो जाए। फिर एक और इम्पोर्टेंट जो राइटर हैं वो हमारे हैं ह्वेन त्सांग, जो कि जो हमारे एक बहुत ही ज़्यादा फेमस किंग थे, हर्षवर्धन है इनको कि लास्ट ग्रेट हिंदू जो एम्परर बोल सकते हैं, वो बोला जाता है इनको। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। इत सिंह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपको जो ऊपर वाले नाम थे उनको अच्छे से याद रखना है। इत सिंह है जो, ये भी है जो एक चीनी यात्री थे, ये आए थे 670 ईस्वी पूर्व में। तो इन्होंने जो हमारे बिहार प्रदेश में जो भ्रमण किया था, एंड जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी हमारे उस समय पे, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है कुछ। एंड ये भी है जो वो वहीं पे पढ़े लिखे थे, यानी वहां भी इन्होंने पढ़ाई किया था। एंड जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है वो फिर से स्टार्ट हो चुका है, तो सभी को बधाई हो आप लोगों को। एंड ये हमारे बिहार के लिए काफी गर्व की बात है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आप लोग प्लीज हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, एंड वहीं पे आपको ये सारे जो अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज है वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो जाओ आप वहाँ से क्लासेस भी कंप्लीट करो, एंड जो हमारा क्वेश्चन वाला सीरीज है आपको वो भी वहीं पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।